कक्षा 7 में सामाजिक विषय के अंतर्गत हमारे अतीत भाग 2 का यह हमारे पास पहला अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत पिछले 1000 वर्षों के दौरान भारत के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन हुए और समय के साथ-साथ विभिन्न शब्दों के अर्थ किस तरह से नया रूप ग्रहण करते चले गए, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज जब हम भारत देश के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सम्मुख भारत की एक तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसकी एक निश्चित सीमाएं हैं, जिसमें उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में केरल, पूर्व में अरुणाचल, पश्चिम में गुजरात, आदि आदि। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप जो भी सोचेंगे वो वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में ही होगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत देश की सीमाएं वर्तमान भारत से कहीं बाहर और हटकर हुआ करती थी। आपके सामने ये जो दो मानचित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला मानचित्र 12वीं सदी के भूगोलविद अल इदरीसी ने 1154 में तैयार किया था और ये दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को प्रदर्शित किया गया है। जबकि दूसरा मानचित्र 18वीं सदी के प्रारंभ में 1720 में गिलॉम द लेस्ले के एटलस नुओ के अनुसार प्रदर्शित भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। दूसरा नक्शा पहले वाले से 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में इस क्षेत्र के बारे में काफी सूचनाएं बदल गई थी। यह नक्शा आज के संदर्भ में हमें ज्यादा परिचित लगता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्राओं के लिए इस नक्शे का उपयोग अक्सर किया करते थे। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह बात मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर भी लागू होती है। इतिहास संबंधी विभिन्न अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। और केवल भाषा ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसका अर्थ संपूर्ण भारत के रूप में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, राजनीतिक अर्थों में कहें तो ये वे इलाके थे जिस पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हुआ करता था। धीरे धीरे सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत अन्य क्षेत्र खुद ब खुद आते गए। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, वो इस शब्द के अंतर्गत कभी आया ही नहीं। इसके विपरीत 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। इस तरह से आज के हिंदुस्तान और तब के हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में काफी अंतर है। इसी तरह से विदेशी शब्द का अर्थ आज हमारे लिए उस व्यक्ति से है जो भारतीय न हो, लेकिन मध्य युग में देखें तो विदेशी उसे कहा जाता था जो उस समाज, उनकी संस्कृति का अंग न होता। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। कक्षा 6 में हमने गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था और इस अध्याय में हम हर्षवर्धन से आगे 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार पहले कालखंड के समान ही सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, लिखित सामग्री पर निर्भर तो हैं, लेकिन साथ ही इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसलिए इतिहासकार अन्य स्रोतों की अपेक्षा इस अवधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन स्रोतों का अधिक उपयोग करने लगे। ये वह समय था जब कागज सस्ता होने लगा था, इसलिए लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश आदि
में कागज का ही उपयोग करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक, मठ या मंदिर इन पांडुलिपियों को एकत्रित क्या करते थे। ये पांडुलिपियां पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में सुरक्षित रखी जाती थी। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस काल में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद का इस्तेमाल के साथ साथ खान पान के तौर तरीकों में भी परिवर्तन आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी आदि खाद्य फसलों का भी भारतीय उपमहाद्वीप में पदार्पण इसी काल में देखने को मिल जाता है। इसीलिए यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल माना जाता है। इस काल में जिस जिस समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो स्वयं को क्षत्रिय वर्ण का मानते थे। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ एक वनवासियों ने खेती करना शुरू कर दिया। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, मठ मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे अब बड़े और जटिल समाजों के अंग बन चुके थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। इसके साथ ही इन जातियों को जहाँ पर वे निवास करते थे, उस गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं को शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर हुआ करते थे। इस अध्याय के अवशेष भाग को हम अगले अंक में देखेंगे। उसके पश्चात पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास भी